बच्चों, आपका अपने चैनल 10 CRS टेक पर स्वागत है। तो बच्चों, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद हमने 10th क्लास के लिए मैथ की मैराथन लगाई थी, जिसमें हमने फर्स्ट भाग में 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम सेकंड भाग में शेष चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, बने रहिए हमारे चैनल 10 CRS टेक पर। तो चलते हैं आपको लेकर चैप्टर नंबर 7 पर। तो चैप्टर नंबर 7 दिया है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, यानी निर्देशांक ज्यामिति में आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक। तो इसका सबसे पहले बेसिक होता है कि सबसे पहले इसमें आएगा बच्चों दो बिंदुओं की बीच की दूरी, कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो लिख देता हूं नंबर 1 कि दूरी सूत्र। और बच्चों सवाल बनेगा वो विभाजन सूत्र से बनेगा, और विभाजन सूत्र क्या होता है नंबर 2 विभाजन सूत्र। तो बच्चों और नंबर 3 एक और फॉर्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों इस निर्देशांक ज्यामिति से ओनली ये 3 क्वेश्चन आते हैं, और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो समझ लेते हैं एक एक क्वेश्चन तीनों फॉर्मूले पर, और समझते हैं सबसे पहले इनके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आपको पता है, यदि दो बिंदु दे रखे हों, जैसे ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि r बराबर, यानी r से हम डिनोट कर सकते हैं दूरी को। तो r बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपकी दूरी का फॉर्मूला। या फिर बच्चों, या फिर इसी फॉर्मूले को हम दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं। वो क्या कि r बराबर अंडर रूट में कि x2 की जगह x1 और x1 की जगह x2 कर सकते हैं, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो बच्चों अब इसके बाद आता है आपका ये विभाजन सूत्र क्या होता है। और विभाजन सूत्र के लिए अब ये दो बिंदुओं से आपको पता है एक लाइन बनती है ए और ये बी, तो ये ए बी एक रेखा है। ये विभाजन कब होगी, यानी विभाजित कब होगी, जब यदि मैं इसमें एक बिंदु अन्य और डाल दूं, यानी ए बी तो है ये, इसमें पी बिंदु और रख दूं, तो ये इस लाइन का विभाजन हो गया दो पार्टों में, कि ये 1 पार्ट ये और ये 1 पार्ट ये। तो अब ये जो विभाजन है ये नहीं पता है कि ये बिल्कुल बीचों बीच है या फिर साइड में है। तो मैं मान लेता हूं इतना भाग है m और इतना भाग है n, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी लाइन जो है वो m अनुपात n में विभाजित है। तो बच्चों इस विभाजन सूत्र से दो फॉर्मूले यहां से निकल कर आते हैं। एक तो अंतर विभाजन, मान लो अगर इसी रेखा को a और b, ये ए बी रेखा है, एक बाहर अन्य बिंदु रखूं p, तो देखो ये बाहर विभाजन कर रहा है, तो इस वजह से इसमें दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एक अंतर विभाजन एक बाह्य विभाजन। तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे अंतर विभाजन का फॉर्मूला। तो नंबर 1 अंतर विभाजन। अंतर विभाजन क्या होता है कि ये बिंदु आपको पता है पहला x1 y1 होते हैं और ये दूसरा बिंदु है x2 y2। तो बच्चों जब आपको ये अंतर विभाजन कोई बिंदु कर रहा है जिसके निर्देशांक है x, y, जो कि आपको निकालना है, वह बिंदु निकालना है जो कि आपको ए बी लाइन को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो बच्चों उसके फॉर्मूला क्या आता है कि x बराबर, यानी x कोऑर्डिनेट बराबर x1 सॉरी यानी mx2 प्लस nx1 और बट्टे m प्लस के n। ये आ गया बच्चों x कोऑर्डिनेट। अभी इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि y बराबर m/2 प्लस के ny1 और बट्टे m प्लस के n। ये आ जाता है आपका अंतर विभाजन के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट।
तो बच्चों ये तो हुआ आपका अंतः विभाजन। अब इसी प्रकार बनता है बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों बाह्य विभाजन, अब कोई बिंदु P बाहर यानी ए बी से बाहर बिंदु को यानी ए बी लाइन को विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक क्या आएंगे कि x बराबर, बस जहां अंतः विभाजन वाले फॉर्मूले में प्लस आता है वहां केवल आ जाता है माइनस। तो यहाँ x बराबर लिख देंगे mh2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस के n, सॉरी ये प्लस की जगह आएगा माइनस। अब इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m/2 माइनस के ny1 अपॉन m माइनस के n, ये होता है बच्चों बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। तो आपने अभी तक दूरी का फॉर्मूला पढ़ लिया है और विभाजन सूत्र पढ़ लिया है, जिसमें विभाजन सूत्र में दो पार्ट आ जाते हैं, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। अब बच्चों समझते हैं तीसरा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूले के लिए हम थोड़ा पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो बच्चों अब समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब कैसे पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज के अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसके तीन निर्देशांक आपको क्वेश्चन में जरूर दे रखे होंगे, ये a और ये b ये c। तो ये a निर्देशांक होता है x1 y1, ये b निर्देशांक होता है x2 y2 और ये c निर्देशांक होता है x3 y3। तो बच्चों ये तीन निर्देशांक आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला आपसे आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3, फिर यानी प्लस फिर x2 फिर कोष्टक में y3 माइनस के y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस के y2। तो बच्चों ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको तीन निर्देशांक दे रखे हो तो। या फिर बच्चों एक फॉर्मूला और बन सकता है, यदि आपका त्रिभुज राइट एंगल त्रिभुज हो, यदि क्वेश्चन में आपसे ये बोले कि ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसमें बच्चों ये a और ये b रखते हैं और ये c। तो ये जब त्रिभुज समकोण है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई भी त्रिभुज हो तो यदि आप उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो उसका बेस पता हो, उसकी हाइट पता पड़ जाएगी, तो हम वहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज में ये होता है बेस और ये होती है इसकी हाइट। तो यहां लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है जब आपको क्वेश्चन में बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो त्रिभुज की। तो बच्चों अब आपने इन फॉर्मूले को समझ लिया है। बच्चों यहां से ये विभाजन सूत्र से एक फॉर्मूला और रह गया है आपका, वो कौन सा? यदि दो बिंदु A और B, अगर ये बिंदु P इसका मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु बोले तो ये भी m भाग है और ये भी m भाग है, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो बच्चों जो आपको मैंने विभाजन वाले फॉर्मूला बताया था अंत विभाजन वाला, तो उसी से ये फॉर्मूला डिनोट हो जाता है कि वहां जहां n है वहां m रख देंगे, तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट बराबर, यदि आपको x और y निकालने हैं तो x बराबर आ जाता है x1 प्लस के x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो बच्चों ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो बच्चों आपने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया है, अब आपको लेकर चलते हैं इनके क्वेश्चनों पर। तो बच्चों लेकर चलते हैं आपको इसके सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि y अक्ष पर एक बिंदु है, उससे ये A और B बिंदु दे रखे हैं, उनकी दूरियां बराबर दे रखी हैं। तो बच्चों अब आपसे क्वाड्रेंट आना चाहिए कि x अक्ष पर बिंदु क्या होता है और y अक्ष पर बिंदु क्या होता है।
तो आपने पढ़ा है बेसिक में, यदि एक्स अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी बोले तो इस पर बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगा x, 0। तो x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और y अक्ष की बात करें तो बच्चों यदि हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि यदि अब क्वेश्चन में y अक्ष की जगह x अक्ष भी लिख दे तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, यदि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि y अक्ष पर बिंदु है, तो यहां मान लेता हूं मैं अब। तो यहां मान लो, माना y अक्ष पर बिंदु वो क्या होगा कि 0, y। अब बच्चों आपको मैंने बता दिया है कि 0 क्यों माना है। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला है ये जो बिंदु है इसको मैं P नाम दे देता हूं, ये P बिंदु। तो इस P बिंदु से आपको दो बिंदु दे रखे हैं A और B। तो हम इस बिंदु से A की बात करें और इसी बिंदु से B की बात करें तो इनकी दूरियां बराबर दे रखी हैं, यानी PA बराबर PB। तो मैंने आपको बताया था इसको हम R से डिनोट भी कर सकते हैं कि R1, इसको R2 नाम लिख दो, या फिर आप PA भी लिख दोगे तब भी वो दूरी का ही चिन्ह होगा। अब सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन में आपको दिया है कि PA बराबर PB, बोले तो R1 बराबर R2। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर, अब PB यानी अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला तो आपका सेम ही होता है, कोई से भी दो बिंदु होता है तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों दोनों ओर स्क्वायर करोगे क्योंकि आपको इसका रूट खत्म करना है, लेकिन उससे पहले आपको स्क्वायर भी कर दो और इन मानों को भी रख सकते हैं कि ये आपके पास है, ये बिंदु A बिंदु कितना था कि 6,5 और ये B बिंदु कितना था -4,3। तो सबसे पहले मैं इसको बात करूं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो इसे के x1 के y1 और ये x2 के y2। सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिख दो स्क्वायर, ये रूट हम बाद में भी हटा सकते हैं। तो पहले वैल्यूओं को रख दो। x2 का मान कितना है कि x2 का मान है 6 और माइनस x1 का मान कितना है कि 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान y का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में। अब ये जो दूरी का फॉर्मूला है वो PB यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब की बार x1 y1 तो यही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा x2 y2। तो बच्चों लगाओ x2 का मान -4 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान y का होल स्क्वायर। अब कर दो दोनों ओर स्क्वायर, या तो बच्चों आप दोनों ओर ऐसे ही लगा सकते हो या फिर हिंदी में लिख भी सकते हो कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म। अब ये 6 का वर्ग कितना होता है 36 और ये 5 यानी 5 माइनस y का होल वर्ग है। और बराबर इधर की साइड की बात करें तो -4 और -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 ही रहेगा और प्लस ये कितना है कि 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये बनना है a माइनस बी का फॉर्मूला और यहाँ पर भी a माइनस बी का फॉर्मूला, वो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे और सरल करेंगे। तो ये 36 प्लस 5 का 25 प्लस y स्क्वायर और माइनस के 5 दूनी 10y और इसी प्रकार इधर के साइड में खोलेंगे तो ये 9 प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 3 दूनी 6y। तो बच्चों अब ये y स्क्वायर प्लस का है, ये भी y स्क्वायर प्लस का है, दोनों साइड में सेम चिन्ह के होते हैं तो वो कट जाते हैं। अब ये 6y को यानी जो y वाले पद हैं उनको एक तरफ लिखो और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ पहुंचाओ। तो ये माइनस के 10y इधर ही रहेंगे, ये y 6y को लेके आएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 6y हो जाएगा। और बच्चों ये कांस्टेंट है, ये इधर को लेके जाओ तो 16 और 9 तो इधर को 25 है
और माइनस हो जाएंगे ये 36 और 25, यानी 36 और 25 कितने हो जाएंगे बच्चों कि 5 और 6 और 5 11 का 1 और हासिल 1, तो 3 और 3 6 यानी 61 हो जाएंगे। अब बच्चों इसको सब यानी ये माइनस के 10 बाई है और ये प्लस के 6 बाई है, तो कितना बचेगा माइनस के 4 बाई। तो बच्चों अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये कितना हो जाएगा कि 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, ये बचे 36, वो भी माइनस से माइनस खत्म। और y बराबर ये गुणांक है, ये जाएगा भाग में, तो 36/4। तो बच्चों 4 का भाग 36 में लगाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 4×36। अब बच्चों इतनी कैलकुलस तो आप खुद से कर सकते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो। तो बच्चों y बराबर 9 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं अब बिंदु कितना मिल गया आपको कि बिंदु प्राप्त हो गया है कि 0,9। तो बच्चों ये आप यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं, यानी प्लस माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि वाई अक्ष ये नहीं बोला है कि धन दिशा की ओर हमें अक्ष लेना है या ऋण दिशा की ओर लेना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस भी आ सकता है। तो यानी आपको पता चल गया कि बिंदु कितना है कि 0,±9। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। तो बच्चों लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सीधा सीधा बच्चों ये दूसरा, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है अब की बार वो विभाजन के फॉर्मूले पर दिया है। वो क्या है कि ये क्या कहना चाह रहा है समझ लेते हैं एक बार। तो ये 2 बिंदु हैं आपके पास, मैंने मान लिया कि ये A और ये B। तो A के निर्देशांक दे रखे हैं -1,7 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 4, तो बच्चों एक अन्य बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं जो कि 2 अनुपात इस लाइन को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। किस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमें? उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं कि जो कि इस लाइन को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बिंदु मैं मान लेता हूं P, जो कि आपको निकालना है। तो बच्चों अब आपको पता है, मैंने फॉर्मूले में अभी बताया था कि ये हो जाएगा m का मान और ये हो जाएगा n का मान। और अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर mx2 प्लस के mx1 अपॉन m प्लस के n, और y का निर्देशांक निकालें तो m/2 प्लस के ny1 अपॉन m प्लस के n। तो बच्चों ये है। अब बच्चों अगर यहीं पर एक बात समझते हैं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर द्वारा इसको करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इस क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि अंतर विभाजन करता है या बाह्य विभाजित करता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा था। तो बच्चों याद रखना, यदि क्वेश्चन में अगर आपसे ये नहीं बोला गया कि अंतर विभाजन कर रहा है या बाह्य विभाजन कर रहा है, तो आपको उस कंडीशन में अंतर विभाजन वाला ही फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन में, जो कि मैंने लिख दिया एक बार। तो अब इसको सरल करते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो m का मान 2 है और h2 का मान 4 है और प्लस n का मान 3 है और इंटू x1 का मान -1 है और अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो बच्चों इसको सरल करेंगे तो 2 चौक 8 और ये प्लस माइनस माइनस और 3 एकन 3 और बट्टे 3 और 2 5। तो यदि हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और ये 5, तो ये हो जाएगा 1। तो x का मान बच्चों निकल गया है 1। अब इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट m का मान है 2 और इंटू y2 का मान कितना है -3 और प्लस n का मान है 3 और इंटू y1 का मान है 7 अपॉन प्लस के 3 यानी m प्लस n। तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 3 करते 21 और 3 और 2 5 यानी 3 और 2 5। तो y बराबर 21 में से 6 जाएंगे तो 15, तो ये 5 और ये 5 दिया 15, 3 टाइम्स कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा बराबर 3। तो बच्चों x का मान 1 आ गया और y का मान आ गया 3। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है।
तो बच्चों आपको लेकर चलते हैं हम अब चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 7 से जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों इस त्रिकोणमिति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वो भी मैक्सिमम नंबर पे। तो बच्चों समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन इनसे बनने से पहले आपको मैं बता दूं इसके त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इसके बारे में कि इसमें त्रिकोणमिति में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति का जब नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को यदि हम तोड़ें तो ट्राई प्लस गोन और प्लस मेट्री, तो मेट्री त्रिकोणमेट्री। तो बच्चों ट्राई मतलब होता है 3 और गोन मतलब भुजा और मेट्री यानी मीजर यानी मापन। तो आपको पता चल चुका है कि त्रिकोणमिति में क्या होने वाला है कि किन्हीं 3 भुजाओं का अध्ययन होने वाला है। यानी आपको कोई त्रिभुज दे रखा होगा, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें इस त्रिभुज में कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है और कौन सा आधार होता है। तो बच्चों अब सबसे पहले बात करें इस त्रिकोणमिति में कौन सा ट्रायंगल यूज होने वाला है, कि उसमें हम केवल समकोण त्रिभुज ही यूज कर सकते हैं। यदि बात करें एक समबाहु त्रिभुज की, यदि हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो जब तक उसमें एक त्रिभुज परपेंडिकुलर, जब तक एक परपेंडिकुलर नहीं होगा तो तब तक हम उस त्रिभुज की बात नहीं कर सकते त्रिकोणमिति के अंदर। तो आपको पता चल चुका है कि त्रिकोणमिति में केवल हम समकोण त्रिभुज का ही यूज कर सकते हैं। अब इस त्रिभुज में, यानी कौन सा त्रिभुज, यानी जो समकोण त्रिभुज दिया है उसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे। और त्रिकोणमिति का इस त्रिभुज से क्या रेशियो होता है, यानी क्या संबंध होता है, ये भी समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं। तो बच्चों आपको पता है त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा और नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। तो एक बार लिख देते हैं। तो नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये होते हैं आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इस त्रिभुज से क्या रिलेशन होता है उसे समझते हैं। तो बच्चों यदि ये त्रिभुज दिया है ABC, जो कि कोण B 90 एंगल है यानी समकोण है, तो ये कोण थीटा होगा। तो इस कोण थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और कोण जिससे बनता है वो आधार होता है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो अब साइन थीटा इस त्रिभुज से क्या रिलेशन रखता है, यानी क्या रेशियो रखता है, उसे समझते हैं। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी कि ये लाल बट्टे कक्का आपको बताएगा कि साइन का क्या रेशियो है और कॉस का क्या रेशियो है और टेन का क्या रेशियो है। तो उसके लिए बच्चों साइन थीटा की बात करें सबसे पहले, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस की बात करें तो आधार बट्टे कर्ण, और बच्चों टेन की बात करें तो लंब बट्टे आधार। अब कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, यानी कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा की बात करें तो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बट्टे लंब। तो बच्चों यहाँ से आपको ये तो पता ही चल चुका है कि त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज का इन ट्रिगोनोमेट्री के साथ क्या रेशियो होता है, और साथ ही हमें यह भी पता चल गया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो हम एक बार इनको भी लिख लेते हैं कि साइन थीटा 1/√2
कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। और नंबर 2 कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। और नंबर 3 टेन थीटा आपको पता चल गया कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो बच्चों आपको इतना पता है यहाँ से चल चुका है। अब हम समझते हैं कि ये कोण यदि थीटा दिया है, ये कोण थीटा है, तो ये इसमें ट्रिकोमेट्री में क्या क्या काम करेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे बच्चों एक क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो यहाँ होता है मूल बिंदु 0, 0। तो बच्चों आपको पता है यदि कोई लाइन क्षैतिज है और दूसरी लाइन भी क्षैतिज ही है, तो वो एक दूसरे के साथ कितने का कोण बनाते हैं, कि वो बनाते हैं 0 अंश का कोण। तो यहाँ से जब भी कोई कोण बनता है बच्चों, वो हमेशा क्षैतिज से बनता है, यानी एक्स एक्सिस से बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं, तो 0 अंश से शुरुआत करेंगे। तो जब 0 अंश से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी घड़ी के विपरीत चल रहे हैं, तो थीटा का मान बढ़ता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो बच्चों अब यहाँ से 0 अंश से पहुँच गए हम 90 अंश पर, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा पर परपेंडिकुलर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो फिर हम पहुँच गए 180 पर। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे विपरीत दिशा में हो, तो वो अब एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाते हैं। ये आपको आना चाहिए, फिजिक्स में भी वेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब बच्चों हम चलते हैं इसके बाद 180 से, तो 180 के बाद पहुंच के 270 पर, क्योंकि ये प्रत्येक 90-90 का क्वाड्रेंट होता है। तो जब 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 हो गया, अब की बार 90 जोड़ेंगे तो 360 हो गया। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि एक चक्कर में टोटल कितने अंश होते हैं, कि 360 अंश होते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं कि इसमें यानी क्वाड्रेंट में ट्रिकोमेट्री का कैसे क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फिर करेंगे उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की, और उसके बाद करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, उसके बाद करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिकोमेट्री पर क्या फर्क, यानी थीटा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिकोमेट्री पर थीटा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे थर्ड में, ऐसी फोर्थ में सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जितने भी ट्रिकोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कि पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। उसके बाद थर्ड की बात करें तो इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। ऐसे चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। तो बच्चों अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ट्रिकोमेट्री में क्या प्रभाव पड़ने वाला है थीटा का। अब समझ लेते हैं यदि थीटा आए तो थीटा यानी सॉरी बच्चों, यदि थीटा की जगह अगर आपका एंगल 90 माइनस थीटा आ जाए, 90 माइनस थीटा बोले तो न्यून कोण आ जाए, या फिर 90 प्लस थीटा आ जाए बोले तो अधिक कोण आ जाए, तो ट्रिकोमेट्री पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बच्चों चलते हैं हम अब समझते हैं कि यदि थीटा की जगह यदि 90 माइनस थीटा हो जाए या 90 प्लस थीटा हो जाए तो ट्रिकोमेट्री पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो बच्चों यदि आपका थीटा यानी कोण 90 माइनस थीटा हो, तो ये किस कोण की बात कर रहे हैं, यानी किस क्वाड्रेंट में कौन से चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये समझना है सबसे पहले। तो बच्चों आपको पता है कि हम यदि 90 चलें तो यानी ये 90 तक आ जाएगा, 0 में चलेंगे। अब इसमें से 90 में से थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं लौट कर। अब 90 माइनस थीटा में जो बात चलेंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी कहानी चलेगी। तो बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिकोमेट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ लिख देते हैं यदि
साइन 90 माइनस थीटा हो जाए, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाए, या फिर टेन 90 माइनस थीटा हो जाए, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा हो जाए, या फिर सेक 90 माइनस थीटा हो जाए, या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाए। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात ये समझनी है बच्चों कि जब भी 90 माइनस थीटा हो जाए, यानी यदि हम थीटा की बात करें तो उसमें यदि 90 माइनस थीटा आ जाए या फिर 90 प्लस थीटा आ जाए, तो उसमें साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में, और टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कॉस में और कॉस सेक में। तो यानी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई हमसे कुछ कि कॉस कुसेक में हटा पूरा ही मामला खराब हो गया। साइन कॉस में और कॉस साइन में, और टेन कॉट में और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। यानी अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने अड़ोसी पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। यदि बच्चों साइन ने अपना पड़ोसी कॉस मान लिया तो कॉस भी साइन को ही पड़ोसी मानेगा। अब इसी प्रकार टेन ने कॉट को पड़ोसी मान लिया तो कॉट भी टेन को ही पड़ोसी मानेगा, और सेक कोसेक को पड़ोसी मान लिया तो कोसेक का पड़ोसी कौन होगा कि सेक होगा। ये इस तरह से ये अपने आप में बदल जाते हैं। तो बच्चों अब समझते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाए तो ये हो जाता है साइन का कॉस थीटा। अब चिन्ह की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो चिन्ह के बारे में तो आपको सोचना है ही नहीं है। अभी इसी प्रकार कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, और सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। तो बच्चों आपने समझ लिए हैं कि 90 माइनस थीटा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पर। अब बात करते हैं यदि 90 प्लस थीटा आ जाए, 90 प्लस थीटा आ जाए तो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है बच्चों कि 90 तो यहाँ आ गए, लेकिन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चलेंगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है तो समझ लो बच्चों कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। तो साइन की तो हमें पता पड़ गया, साइन बोले तो चिन्ह की तो हमें पता चल गया। अब लेकिन अब ये समझना है कि 90 प्लस थीटा में भी क्या साइन कॉस में चेंज होगा, यानी अपने अड़ोसी पड़ोसी में चेंज होने वाले हैं। तो सर बिल्कुल चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यदि 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो वो प्रत्येक अपने अड़ोसी पड़ोसी में चेंज हो जाती है। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं कि साइन 90 प्लस के थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और यदि कॉस 90 प्लस के थीटा ये हो जाता है साइन थीटा। क्या आप ये सही कर रहे हैं? एक बार चेक करते हैं। तो बच्चों ये साइन 90 प्लस थीटा सर आपने तो बता दिया कि ये कॉस में चेंज होंगे, लेकिन क्या अब की बार हमें चिन्ह का भी तो विशेषकर ध्यान रखना है कि यदि चिन्ह की बात करें तो देखो साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने पॉजिटिव रखा है। लेकिन अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो बच्चों अब आते हैं टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसीलिए टेन का क्या हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा। अब बात करते हैं कॉट 90 प्लस के थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा यानी ये हो जाएगा टेन में चेंज, और आपको पता है ये नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं सेक 90 प्लस के थीटा, तो ये तो आपको पता है कि ये कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, लेकिन चिन्ह की बात करें तो नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। अब बात करेंगे कोसेक 90 प्लस के थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा यानी ये हो जाता है सेक थीटा, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव सर ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब बच्चों आपने त्रिकोणमिति का आधे से ज़्यादा
बेसिक पढ़ लिया है। अब आपको केवल इसके फॉर्मूले और समझने हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो पहले इसे मैं रफ करता हूँ। चलो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूले आपके 4-5 फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर आ जाएंगे। तो नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। नंबर 2 बच्चों ये साइन और कॉस में रिलेशन होता है। जब भी थीटा सेम हो तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। अब बात करते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और नंबर 3 यदि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये 3 फॉर्मूले होते हैं और इन 3 फॉर्मूले से यदि हम पहले फॉर्मूले से यदि हम साइन का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके 3 ही होते हैं, लेकिन इससे हम पक्षांतर कर कर यानी आपको और मतलब इससे और फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार मैं यहाँ से सेकंड से बात करूँ, टेन स्क्वायर को पहुँचाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा जो कि कहलाएगा 1 के बराबर। इसी प्रकार आपको नीचे वाले फॉर्मूले से भी पक्षांतर करके आप फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब बच्चों अब बात करते हैं नंबर 4 कि टेन थीटा का वह फॉर्मूला जो साइन और कॉस के पद में, तो ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब नंबर 5 बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, आपको पता है, तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके 5 फॉर्मूले हैं, मात्र इन 5 फॉर्मूले से ही ट्रिगोनोमेट्री का खात्मा हो जाएगा। अब बच्चों चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज पर, समझते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों चलते हैं हम इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण थीटा समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी sin a इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का आपसे मान पूछेगा। तो आपको कैसे बताना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको दिया है। तो बच्चों एक आपको समकोण त्रिभुज दिया है और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है, ये ए बी सी। तो बच्चों ये बी आपका कोण समकोण है यानी 90 अंश का है। तो आपको tan a बराबर 1/√3। तो बच्चों tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो कोण a के लिए यानी अब देखो बच्चों आपको कोण a दिया है यानी tan a देना यानी कोण a देना। तो ऐसा करो कि a को रखो यहाँ और यहाँ रखो c। तो इसका मतलब अब ये थीटा जो दिया है वो कोण a दिया है। आपको पता है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जे आधार और जे कर्ण। तो बच्चों अब इसमें tan क्या रिलेशन रखता है यानी क्या रेशियो रखता है त्रिभुज से, आपको मैंने बताया था कि tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो लंब लिख देंगे 1 और आधार है √3। अब बच्चों अगर आपको त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा नहीं दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि तीसरी भुजा को निकालना है। तब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या काम रहेगा हमारा कि त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकालना। और वो कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा होगा 9th में कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसमें हम पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बच्चों आपको नहीं दे रखा है, पूछा है, और लंब आपको 1 दिया है, तो आधार आपको √3 दिया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब 1 √3 का वर्ग 3। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों देखो जल्दी कितना हुआ 4। अब लेना दोनों ओर वर्गमूल इसके हटाने के लिए। तो कर्ण कितना आ गया
कि कर्ण आपका आ गया 2। तो आपको अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तो अब आपसे जो पूछे आपको उसको बता देना है। तो उसके लिए क्या है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। तो साइन ए क्या है कि साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो निकालना है उसके बारे में देख लो कि आपको कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है साइन ए की और कॉस सी की और कॉस ए की और साइन सी की। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि साइन ए, तो साइन ए का मान है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, क्योंकि आपको पता है कोण ए के लिए लंब आपका यही रहेगा और आधार यही रहेगा, क्योंकि कोण ए के लिए बात हो रही है। अब बात करते हैं कॉस ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए होता है आधार बट्टे कर्ण, और बच्चों आधार कितना है √3 है और कर्ण कितना है कि 2 है। अब आपने साइन ए कॉस ए निकाल लिया। यदि कोण ए दिया है तो आपने साइन और कॉस निकाल लिया। अब आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी क्या होता है कि साइन आपको पता है लंब बट्टे कर्ण ही होता है, लेकिन अब की बार किस कोण की बात हो रही है कि अब की बार कोण सी की बात हो रही है। तो कोण सी अब की बार दिया रखा है, तो कोण सी के सामने वाला लंब अब की बार ये होगा और आधार कौन सा होगा ये होगा, और कर्ण तो आपका सेम ही रहता है। तो अब कोण सी के लिए बात करेंगे तो लंब कौन सा होगा बच्चों कि √3 होगा और कर्ण आपका 2 ही रहेगा। अब बात करते हैं कॉस सी की। तो कॉस सी में क्या है कि कॉस सी क्या होता है कि कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, इतना हम जानते हैं, लेकिन किस एंगल की बात हो रही है कि कोण सी की बात हो रही है, इसीलिए कोण सी के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है। आपको क्या चाहिए आधार, तो आधार कितना होगा कि 1 होगा, कर्ण आपका 2 ही है। अब आपने सभी के मान निकाल लिए हैं, अब केवल इसमें पुट कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो साइन ए का मान 1/2 और गुणा कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 और इंटू साइन सी का मान भी √3/2। तो बच्चों पहले इसको गुणा करेंगे, पहले ये गुणा करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। तो बच्चों 1/2 दूनी होते हैं 4 और प्लस √3 की √3 में करेंगे तो 3 और ये 2 दूनी 4। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया एलसीएम और ऊपर भी हो जाएगा 4, हर सेम होते हैं तो आंसरों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो आंसर आपका आ गया 1। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। चलो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि cos 45/sec30 प्लस cosec30 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको cos 30 और cosec30 और तो बच्चों चलते हैं हम इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि cos 45/sec30 प्लस cosec30 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको cos 45 sec30 cosec30 आपको इसकी टेबल आनी चाहिए। अगर आपको टेबल आती है तो आप इन सवालों को चुटकियों में कर लोगे तुरंत ही, लेकिन अगर आपको इनकी टेबल नहीं आती है तो मैंने आपको प्ले लिस्ट में वीडियो डाल रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं फिर हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो आपको पता है cos 45 का मान 1/√2 होता है और बट्टे sec30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों कि sec30 यानी बोले तो ये आपका एक त्रिभुज है, तो ये है √3, ये 1 है, ये 2 है, ये कोण 30 अंश की बात कर रहे हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो आपको चाहिए sec30 और sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है 2, आधार कितना है √3, तो यह हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec30। तो cosec30 का मान कितना होगा कि आपको पता है कि sin 30 का मान कितना होता है कि 1/2, तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 यानी केवल 2। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि देखो cosec होता है यानी कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण कितना है 2 और लंब कितना 1, तो 2/1 यानी 2।
तो बच्चों ये आपने निकाल लिया है, अब केवल आपको इनका सॉल्यूशन यानी हल करना है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पहले सबसे पहले अंश को लिखेंगे, तो अंश है 1/√2 और बट्टे आपको नीचे वाली भिन्न को सरल करना है, तो सबसे पहले लेना होगा इसका एलसीएम। √3 आ गया एलसीएम, तो ये 1 दूनी 2 और प्लस 2√3। अब आप ये अंश वाली भिन्न और हर वाली भिन्न को जब सरल करेंगे यानी भाग को गुणा में चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाली भिन्न का हर है ये चला जाता है ऊपर यानी √3 और बट्टे ये रहेगी नीचे 2 + 2√3। तो बच्चों अब इतना आ गया। अब आपने इस यदि आपने 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि यदि हर में यदि अपरिमेय संख्या आ जाए तो हम उसको वहां पर छोड़ते नहीं हैं, तो क्या करते हैं उसका परमेयकरण कर देते हैं। अब परमेयकरण क्या होता है बच्चों कि √2 को भी खत्म करना है और ये 2 + 2√3 को भी खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले √2 खत्म करने के लिए ऊपर नीचे √2 की गुणा करनी होगी। और बच्चों आपको इस अपरिमेय संख्या को खत्म करने के लिए इसका यानी परमेयकरण करेंगे, तो बीच वाला चिन्ह यानी माइनस लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यानी 2 - 2√3 बट्टे 2 - 2√3। इतना आपको ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तब आकर आपकी ये अपरिमेय संख्या नीचे वाली खत्म होंगी। तो सबसे पहले बात करें तो √3 की √2 में बात करेंगे तो √6 हो जाएगा और अपॉन √2 की √2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 2। अब आते हैं इस पर। अब देखो ये है 1/2 + √3 यानी 2√3। अब यदि 1 की 2 - 2√3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2√3 और बट्टे ये एक बार जुड़ रहा है एक बार ये घट रहा है, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे यानी 2 का वर्ग 4 और माइनस आता है 2√3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 का वर्ग 4 × √3 का वर्ग 3। अब आपको इसको सरल करना है। जब भी बच्चों a² - b² आए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक में जोड़ देते हैं एक में घटा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो बच्चों अब ऊपर वाला सरल करेंगे तो ये √6 और ये है 2 - 2√3 और बट्टे ये है नीचे 2 और इंटू 4 और ये हो जाएगा 4 × 12 और 12 में से 4 गए तो -8 बचेंगे। अब बच्चों इसको अभी सरल करना होगा तो ये √6 और ये 2 - 2√3 और बट्टे -16। अब माइनस की हम ऊपर गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कि यहाँ से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 √6 और ये 1 - √3 बट्टे -16 यानी माइनस की आप यदि गुणा करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा प्लस का √3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो बच्चों अब यहाँ से कट जाएगा कि 2 × 8 = 16, तो आपका आंसर आ गया है। यदि आप इसमें √6 की इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18 और माइनस √6 सेकंड √6 और अपॉन 8। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। थोड़ी बच्चों इसमें कैलकुलस थोड़ी कठिन थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो बच्चों चलते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर होता है cos A/2 के। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC और उसके अंतःकोण, और आपको पता है एक त्रिभुज अगर ABC है, यदि एक त्रिभुज ABC है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है कि 180 अंश। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि कोण A + कोण B + कोण C बराबर होता है 180 अंश। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, और आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दिखानी है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले पेपर में आपको उतारनी है कॉपी में, तो ये कैसे उतारेंगे कि साइन, यहाँ लिख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है कि साइन B + C/2। तो बच्चों आपको इसका मान ये दिखाना है cos A/2। तो देखो इसके एंगल में आपको B + C/2 कब मिल सकता है,
यदि आप b प्लस सी बाई 2 चाहिए तो a का कर देंगे 95। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 माइनस कॉड a। तो इसका मतलब उसमें फिर क्या करना होगा, आपको 2 का भाग लगाएंगे तो आपको कॉड b प्लस सी बाई 2 मिल जाएगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट से सरल करेंगे पहले। तो यहाँ आ जाएगा कॉड b प्लस कॉड c बराबर 180 माइनस के कॉड a। अब आपको इसमें लगाना दो का भाग, और आपको पता है यदि हम पूरे का भाग हो उसे हम अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। तो अब ये आपको प्राप्त हो गया है जो आपको चाहिए इसके एंगल में। तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं कि 180/2 माइनस कॉड a/2। तो यहाँ लिख दो कि साइन 180 माइनस यानी 180/2 और ये माइनस कॉड a/2। अब ये साइन के एंगल में है तो कॉड का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसको काटेंगे तो ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो बचेगा कितना, इस साइन 90 और ये माइनस के a/2। अभी मैंने बच्चों आपको बेसिक में पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो वो हो जाता है कॉस थीटा। तो बच्चों देखो आपको यही प्रूफ करना था, लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा है आपको जरूर बताना। तो बच्चों चलते हैं हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर। तो ये आखिरी क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस के tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आए तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारोगे तो ये है tan थीटा बट्टे 1 माइनस के कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस के tan थीटा। तो बच्चों याद रखना है आपको इस क्वेश्चन में एक बात कि यदि अगर आपका क्वेश्चन में साइन यदि ट्रिगोनोमेट्री साइन और कॉस के पद में है तो आपको तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है ट्रिगोनोमेट्री को। यदि आपका साइन और कॉस नहीं है तो सबसे पहले क्या काम रहेगा कि उसको साइन और कॉस के पद में तोड़ना। तो बच्चों सबसे पहले tan थीटा को साइन थीटा और cos थीटा के पद में कैसे तोड़ेंगे, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था tan थीटा का कि साइन थीटा बट्टे cos थीटा होता है और बट्टे 1 माइनस cot थीटा का क्या होता है कि cos थीटा बट्टे साइन थीटा और प्लस इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो cos थीटा का होता है cos थीटा बट्टे साइन थीटा और बट्टे 1 माइनस के tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टे cos थीटा। तो बच्चों अब सबसे पहले इसके नीचे एक रखकर और नीचे वाली भिन्न को करना है आपको हल, और इसी प्रकार इधर की साइड में इसके नीचे एक रखकर नीचे वाली भिन्न को करना है हल। तो बच्चों अंश में जो भिन्न है उसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टे cos थीटा। अब नीचे वाली भिन्न को आप सरल करेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा बच्चों एलसीएम और साइन थीटा एकन साइन थीटा और माइनस 1 की cos थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब प्लस ऐसे ही इसको cos थीटा बट्टे साइन थीटा लिखेंगे और बट्टे नीचे वाली भिन्न को सरल करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा एलसीएम cos थीटा एकन cos थीटा माइनस के साइन थीटा। तो बच्चों अब हमने यहाँ से इसको इतना सरल करने के बाद जो अंश में भिन्न है और जो हर में भिन्न है जो भाग यानी जो भाग है उसको गुणा में चेंज करेंगे। तो अब गुणा में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया यदि मान लो कि ये p बट्टे क्यू लिख रहा है और ये a बट्टे b लिख रहा है तो यदि इस भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो p बट्टे क्यू गुणा ये b पहुंच जाते हैं ऊपर और ये आ जाते हैं नीचे। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा जाएगा ऊपर और बट्टे साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो बच्चों अब उसके बाद अगले पर आते हैं तो प्लस अगला वाला चेंज करेंगे तो ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन हर वाला यदि अंश बनाएंगे तो साइन कॉस जाएगा ऊपर और बट्टे ये कॉस थीटा रहेगा यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा नीचे। तो अब आपको क्या करना है
कि अब दोनों भिन्नों को अब ऐड करना है, और ऐड करने के लिए सबसे पहले लेगा इसका एलसीएम। लेकिन एलसीएम लेने के लिए देखो बच्चों, इसमें माइनस का साइन थीटा है, इसमें कॉस थीटा माइनस का है, तो सबसे पहले इनको एक जैसा बनाना होगा, यानी यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेनी होगी। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे पहले साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा करेंगे, तो जे हो जाएगा साइन इसके थीटा और बट्टे कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस इसके थीटा और बट्टे ये साइन थीटा, और ये है यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब बच्चों अब करेंगे इसका ऐड, यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कि कॉस थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, और ये कोष्टक यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों में सेम है। इतना आ जाएगा बच्चों आपका एलसीएम। अब जब इससे हम भाग करेंगे तो कॉस थीटा और ये कोष्टक खत्म, यानी साइन थीटा बाहर गया, साइन थीटा के ऊपर गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही इससे भाग करेंगे तो कॉस थीटा बाहर गया, कॉस थीटा के ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है ऊपर, उस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू को एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपसे ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो अब इसके बाद हर को नीचे लिखना है, हर कितना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब बच्चों ये एक कोष्टक आपका कट चुका है यहाँ से। अब उसके बाद ये साइन इसके थीटा प्लस कॉस इसके थीटा कितना होता है 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों ये बचा आपके भाग में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो सबके नीचे होता है उसे हम अलग अलग के नीचे भी लगा सकते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये 1/sin क्या होता है कोसेक और 1/cos क्या होता है सेक, तो ये भाई और यहाँ से ये कट गया 1 टाइम्स तो ये 1 लिखेंगे आगे, और ये 1/cos यानी सेक थीटा और इंटू 1/sin यानी कोसेक थीटा। बच्चों चेक करो आपका आंसर यही लाना था। तो बच्चों अब चलेंगे हम चैप्टर नंबर 9 पर, जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 आता है। तो बच्चों चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर, जो कि दिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चों इससे भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन समझने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है। तो बच्चों याद रखना है, यदि कोई बिंदु ए दिया है और एक दे रखी होगी मीनार, तो ये मीनार का पाद बिंदु होता है और ये मीनार का शिखर होता है। तो ये मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु ये कहलाता है आपका क्षैतिज। तो बच्चों यदि हम इस बिंदु पर खड़े हैं और इस मीनार, इसका नाम लिख देते हैं मीनार, तो इस बिंदु से इस मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो आपका ये कोण जो बनता है ये बनता है उन्नयन कोण। और बच्चों यदि अगर आप मीनार के अगर आप एक अलग से चित्र बनाते हैं, यदि एक ये मीनार है, ये तो मीनार का पाद बिंदु है, और ये मीनार के अब की बार मीनार के शिखर पर आप खड़े हो और यहाँ पर जमीन पर यानी सड़क पर एक कार खड़ी है, तो आप इस मीनार के शिखर से इस कार को देख रहे हो, तो ये यानी आपके जो आंख द्वारा बनाया गया कोण है वो बनता है ये अवनमन कोण, क्योंकि आपका जो कोण बनेगा यानी आपके
आंख का उस कार के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनता है, क्योंकि हमेशा कोण किससे बनता है? क्षैतिज से, क्योंकि आपकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? एकदम सीधी। तो इसका मतलब ये कोण आपका थीटा यानी अवनमन कोण होगा। लेकिन आपने पढ़ा है, यदि आपने पढ़ा है कि ये आंख द्वारा क्षैतिज रेखा यानी आपकी डायरेक्शन गई है सीधी, और ये जमीन यानी सड़क एक दूसरे के समांतर है, तो ये एकांतर कोण हो जाते हैं। तो ये आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये आपको पता चल चुका होगा बच्चों कि ये एकांतर कोण की वजह से बराबर हो जाते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है इसमें कि यदि आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यदि आप उर्रे को देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो यदि आप अगर किसी छत पर खड़े हो और नीचे की ओर देख रहे हो तो वहां आपका अवनमन कोण बनता है। बस यही बेसिक जानकारी है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन समझते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बच्चों चलते हैं हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका दिया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आपको समझाता हूं चित्र से कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या आपसे निकलवाना चाहता है। तो चित्र मैंने आपको बना रखा है पहले ही। चित्र आपको क्या बनाना है सबसे पहले मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको दो बहुमंजिलीय भवन बनाना है, कि एक मंजिल और ये 2 मंजिल, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु पर एक भवन और दिया है जो कि केवल 8 मीटर ऊंचाई का है। तो बच्चों अब क्वेश्चन में बोला है कि जो बहुमंजिल भवन है उसके शिखर से, ये बच्चों शिखर होता है, ये इसका पाद बिंदु होता है, तो इसके शिखर से जो 8 मीटर ऊंचे भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। यदि आप इसके शिखर से इस भवन के शिखर को देखोगे तो ये 30 अंश बनता है, यानी अवनमन कोण कितना बनता है? 30 अंश कोण बनता है। अब उसके बाद इसी बिंदु से, कौन से बिंदु से? जो बहुमंजिलीय भवन है उसके शिखर से अब की बार जो 8 मीटर ऊंचा भवन है उसके पाद बिंदु को देखा गया है, जो कि कितने अंश का कोण बनाता है? कि 45 अंश का कोण बनाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी ये 30 अंश का कोण बनना है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा एकांतर कोण की वजह से। तो यहाँ लिख देंगे ये कितना हो गया? 30 अंश। अब इसी प्रकार के यहाँ से यहाँ तक 45 अंश का बनाता है, तो ये कितने का हो जाएगा? कि 45 अंश। अब आपको त्रिभुज के कोण पता चल गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसे और समझ लेते हैं। तो आपसे पहले तो सबसे पहले ये बहुमंजिल भवन की पूछी है ऊंचाई और दो भवन की बीच की दूरी पूछी है आपसे। तो अब सबसे पहले आप बहुमंजिल की ऊंचाई यानी भवन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना होगा ACP, यानी कोण 45 अंश वाला त्रिभुज आपको लेना होगा। तो देखो त्रिभुज ACP में तो बच्चों आपको लंब निकालना है, यानी आपको इसकी हाइट निकालनी है, और इसमें बेस कितना है कि AC यानी बेस भी नहीं दे रखा। और ये वाली त्रिभुज की बात करें जो 30 अंश का बना रहा तो उसका भी बेस नहीं दे रखा। लेकिन हमें यहाँ से पता ये चल रहा है कि जो ये 45 अंश कोण वाले का बेस है वही 30 अंश कोण वाले का बेस है, यानी बेस आपका कॉमन है। तो यानी कह सकते हैं कि ये AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के। तो बच्चों लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, यानी किस ट्रिकोमेट्री का रेशियो होता है कि tan का। तो आपको लेना होगा tan, कि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? आपने त्रिभुज लिया है 45 अंश वाला, तो यानी लंब होगा CP बट्टे AC यानी आधार। तो थीटा आपको बच्चों दे रखा है 45 अंश और CP आप
आपको क्या दे रखा है कि CP यानी यहाँ से यहाँ तक कि आपकी हाइट दे रखी है इस भवन की 8 मीटर, और इसको मैं मान लेता हूँ h, तो यानी टोटल हाइट कितनी होगी है कि h + 8, h + 8 और बट्टे AC आपको नहीं दिया, तो tan 45 का मान आपको पता है 1 लगाएंगे और h + 8 बट्टे AC, इसके नीचे 1 रखेंगे, कैंची की गुणा करेंगे तो AC 1 AC और ये h + 8, इसे दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बच्चों अब आते हैं दूसरे त्रिभुज पर, कि त्रिभुज लेंगे अब की बार BDP, त्रिभुज BDP में तो वही लंब और आधार में रिलेशन किसके साथ होता है कि tan के साथ, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा, tan क्या है, tan है आपका DP, यानी लंब लेना होगा तो लंब होगा आपका DP और बट्टे आधार यानी BD। तो बच्चों इसमें थीटा क्या दे रखा है अब की बार कि थीटा आपका दे रखा है 30 अंश और लंब यानी DP आपका है केवल h और बट्टे आधार यानी BD कितना है कि BD आपका नहीं दे रखा, लेकिन इतना पता है कि जो AC है वही BD है, तो हम BD की जगह AC लिख सकते हैं। सीधी बात है, जब AC BD के बराबर है तो BD की जगह हम AC भी लिख सकते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और h बच्चों आपको निकालनी है और अपॉन AC का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट से लिख सकते हो, यहाँ लिख दो एक बार समीकरण फर्स्ट से, तो AC का मान लगाएंगे h + के 8, अब इसमें कैंची की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h√3 बराबर h + 8, h का करेंगे पक्षांतर तो ये h√3 माइनस के h बराबर 8, h लेंगे कॉमन तो √3 - 1 बराबर 8। अब ये h का गुणांक है तो बच्चों ये जाएगा भाग में, किसमें जाएगा भाग में, तो अब ये नीचे अपर में संख्या आएगी, इसका करना होगा परमेकरण तो √3 + 1, तो बच्चों h बराबर ये 8 और कोष्टक में √3 + के 1 और ये √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो यानी h बराबर ये आ गया 8 कोष्टक में √3 + के 1 और बट्टे 3 में से गया तो 2 का भाग चला जाएगा 4 टाइम्स, तो h आपको प्राप्त हो गया बच्चों कि 4 और कोष्टक में √3 + 1 मीटर। तो बच्चों अब आपने बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकाल ली है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है जमीन से इसकी हाइट दे रखी थी 8 और हमने तो जो मानी थी वो यानी जो सिंगल है भवन उसकी ऊंचाई से मानी थी h, तो इसलिए हम लिख देंगे अब यहाँ पर कुल बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो कि कितनी होगी कि h + के 8, तो यानी h कितना है कि h आपका आया है 4 कोष्टक में √3 + के 1 और प्लस के 8। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो यानी 4 कॉमन आ जाएगा और ये कोष्टक में √3 + के 1, यहाँ से आपने यदि 4 कॉमन लिया तो √3 + 1 और यहाँ बचेगा प्लस के 2। तो बच्चों इसको अभी और सरल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कि 4 और कोष्टक में √3 + के 3, तो √3 + के 3, तो ये आ गई बच्चों आपकी इस भवन की ऊंचाई। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो कौन सा कि इन दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो मैंने इस भवन की बीच की दूरी निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा अब कि अगर आपको इसकी h मिल गई है, अब इसका बेस निकाल सकते हैं वो समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण नंबर फर्स्ट आपका दिया है कि AC बराबर h + 8, यानी AC आपको निकालना है, तो ये AC यहाँ से सेकंड क्वेश्चन चालू होगा बच्चों। तो AC बराबर है h + के 8 और h का मान मैं रख सकता हूँ यहाँ से कि 4 कोष्टक में √3 + के 3 और प्लस 8, यानी इसमें भी 8 और जोड़ना है, तो यहाँ से आपका पर्याप्त हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो ये √3 + के 3
और यहाँ से कितना बचा कि 2, तो AC बराबर ये 4 और ये √3 और ये हो जाएगा 5, तो ये लिख सकते हैं 5 + √3। तो बच्चों ये आ गई आपकी दोनों बहु मंजिलों के बीच की दूरी। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.